स्पेशली हम लोग जो है एनसीईआरटी के इकोनॉमिक सेक्शन को देखने वाले हैं डियर। और ये जो है वो क्लास आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट जो है वो आपका हम देखने वाले हैं 3 को। यूनिट नहीं है ये आपका, स्पेशली जो है वो सेक्शन है, यूनिट 1 ही है। यूनिट 1 के जो है वो सेक्शन 3 को देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा आपका विजिबल भी होगा कि उदारीकरण है, निजी और वैश्वीकरण, एक समीक्षा कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम लोग पहले प्रश्नों की, तो आपका 1990 के दशक में भारत ने जो है वित्तीय संकट के समय किन जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आपका ऋण प्राप्त किया था। तो ये आईएमएफ से किया गया था और जो है वो वर्ल्ड बैंक से किया गया था। बैंक ऑफ अमेरिका और एशियाई जो है विकास बैंक नहीं थे, तो यहाँ पे जो है वो पहला और चार्ट जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा जो है वो वित्तीय संकट का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, स्पेशली IBRD जिसको बोलते हैं, तो ये जो है IBRD जिसे जो है सामान्यतः बैंक विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, और जो है वो आईएमएफ से 7 बिलियन आपका डॉलर ऋण लिया गया था, ठीक है, दोनों से मिला करके। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत को जो है 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, और ये संकट जो है वो कारण क्या था, निम्नलिखित में कौन सा उस जो है संकट का प्रमुख कारण था। तो बाहरी ऋण का जो उच्च स्तर हो गया था, तो बी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल को देखते हैं तो वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के जो है वो मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपनी विदेशी ऋण के जो है भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक जो है वस्तुओं के आयात के लिए जो है सामान्य रूप से रखा गया विदेशी जो है वो मुद्रा जो है रिजर्व 15 दिन के लिए आवश्यक आयात के जो है वो भुगतान योग भी नहीं बचा सका। इस जो है संकट को आवश्यक जो वस्तुओं की जो है वो कीमतों में वृद्धि नहीं ने और भी जो है गहन आपका जो है वो बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे कथन कारण को देखने वाले दिए। चलिए हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है कथन कारण ए बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 1990 में नई जो है आर्थिक नीति की घोषणा की, और कारण आ रहे हैं कि वित्तीय जो है वो संकट के समय विश्व जो है वो बैंक और आईएमएफ द्वारा वित्तीय जो है सहायता, उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी, ठीक है। तो ये दोनों कथन कारण सही है, लेकिन आपका जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है कि सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी आर आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा 4 नंबर प्रश्न जो है वो ब्लर है, थोड़ा मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी, आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नई आर्थिक नीति के तहत जो है औद्योगिक क्षेत्र में आपका किए गए सुधारों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा सही है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के सभी जो है वो जो है वो आरक्षित जो है वो उद्योगों को निजी क्षेत्र के आपका जो है वो साथ दिया गया था, ठीक ठीक है। तो ये जो है वो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र के लिए जो है सभी आपका जो है वो लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो आपका जो है सभी उद्योगों के लिए जो है लाइसेंसिंग को समाप्त नहीं किया गया था, तो बहुत ही खराब प्रिंटिंग इसका किया गया है, फ़ोटो लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों असत्य हो जाएँगे, डी आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पढ़ने का कोशिश करती हूँ। उपयुक्त दोनों कथन जो है असत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है सुरक्षित उद्योगों के लिए प्रतिरक्षा उपकरण आपका जो है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन बने हैं, ठीक है। लघु जो उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब जो है आरक्षित अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं। अनेक उद्योगों में अब जो है वो बाजार की को जो है वो अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। 1991 के बाद से आरंभ हुई आपका जो है सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक जो है वो प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, और अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक आपका विस्फोटकों, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, विमानन तथा आपका जो है वो औषधि जो है वो इन जो है वो सभी उत्पादित श्रेणियों को छोड़ करके अन्य सभी उद्योगों के लिए जो लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपने देख लिया सारे चीज़ों को। चलिए आगे देख लेते हैं। सही कथन बताना निजीकरण से संबंधित है, जो है वो विचार करने हैं। तो निजीकरण के अंतर्गत जो है सरकार सार्वजनिक कंपनी के जो है स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां की बिक्री की जाती है, तो ये भी सही है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा ऑप्शन। चलिए यहाँ पे डिटेल को देख लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्नों का जो आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही 3-4 क्वेश्चन जो है वो ब्लर जो है इनका आ गया है।
तो चलिए पढ़ देती हूँ, आपको कंफर्म हो जाएगा। हमें तो प्रश्नों से मतलब है, ठीक है? अगर सुन भी लेंगे तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएँगे। निजीकरण का तात्पर्य किसी जो है सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या जो है प्रबंधन का सरकार द्वारा त्यागा आपका जो है वो त्यागना। सरकारी जो है वो कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से जो है वो परिवर्तित हो रही है। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के जो है स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना। सार्वजनिक दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की जो है सीधे जो है वो दिया जाना, ठीक है? सीधे जो है वो आपका क्या कर दिया जाना, तो बैन दिया जाना। तो ये आपने दोनों कथनों को देख लिया दिए। चलिए आगे को देख लेते हैं। 2 ही प्रश्न और जो है वो ब्लर हो जाएगा। चलिए कोशिश करती हूँ। ये 6 नंबर तो प्रश्न पढ़ने लायक ही नहीं है, लेकिन मैं डिटेल करने यहाँ पे बता देने का कोशिश करती हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जो है वो जन सामान्य को आपका इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। यही आपके ऊपर पूछा गया था। सरकार के अनुसार इस प्रकार की जो है बिक्री का मुख्य उद्देश्य जो है वो यानी ध्येय जो है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण से में जो है सहायता देना था, ठीक है? उसके अलावा बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा यह भी उपेक्षा की गई कि पूंजी और जो है प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन जो है सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को जो है वो सुधारने में आपका जो है प्रावो उत्पाद सिद्ध होगा, ठीक है? सरकार की आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी आपका निवेश के अंतर्प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 1980 के दशक में जो है आरंभ किए गए उदारीकरण के लिए जो है वो कौन-सी उदारवादी नीतियाँ आपका जो है अपनाई गई थी? तो आयात-निर्यात नीति थी, तकनीकी आपका उन्नयन था, औद्योगिक लाइसेंस था, कर सुधार था, विदेशी निवेश भी था, ठीक है? तो उपयुक्त सभी जो है कथन सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखेंगे। आर्थिक गतिविधियों के विनियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही जो है समृद्धि और विकास के जो है मार्ग की सबसे जो है बड़ी बाधा बन गए, ठीक है? उदारीकरण इन्हीं जो है वो प्रतिबंधों को दूर कर आपका अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की जो नीति थी। वैसे तो आपका औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी जो है नीतियों में आपका उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में जो है आरंभ की गई आपका सुधारवादी नीतियाँ जो है वो कहीं अधिक व्यापक थी, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 नंबर प्रश्न में कि आयात के परिणाम को जो है सीमित करने के लिए सरकार द्वारा किन उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता है, तो स्पेशली आपका किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कोटा दिया जाता है। सरकार के द्वारा सब्सिडी भी हम हमेशा सुनते होंगे। प्रशुल्क यानी जो है टैरिफ आपका हो जाएगा, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा, तो आपका 1, 2, 3 तीनों सत्य हो गए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि सरकार आयात के जो है परिमाण को जो है सीमित करने के लिए कोटा, सब्सिडी और जो है प्रशुल्क का जो है प्रयोग करती है। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्टित होती है जिन्हें हम आयात किया जाता है, जिन्हें जो आयात किया जाता है। सब्सिडी के तहत निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया कर है। प्रशुल्क लगाने पर जो आयाती वस्तुएं आपका अधिक महंगी हो जाती है, जो वस्तुओं की आयात को हतोत्साहित करती है, ठीक है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व जो है वो व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1995 में किया गया, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी जो है वो सामान्य जो है समझौते जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है जीएटीटी के स्थान पे 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। जीएटीटी की जो है वो रचना आपका विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर के 1948 में की थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विश्व जो है व्यापार संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, तो विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर उपलब्ध कराना, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य जो है वो विश्व व्यापार में सभी जो है देशों का को समान अवसर उपलब्ध कराना। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी जो है वो आपका नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना था, जिसमें कोई आपका देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में जो है वो बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही जो है इनका ध्येय आपका सेवाओं के सृजन और प्रोत्साहन व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम जो है वो स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी जो है संरक्षण हो सके। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कौन से कथन सत्य है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1991 में अपनाई गई जो है वो नई आर्थिक नीति के परिणामों के संदर्भ में
विचार करना है, सत्य कथन बताना है। तो कृषि की समृद्धि दर में जो है गिरावट आई, औद्योगिक समृद्धि की दर में जो है स्थिरता आई और विदेशी जो है मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों कथन जो है वो सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि 1991 में अपनाए गए आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप कृषि और उद्योगों की समृद्धि दरों में कुछ गिरावट आई। आर्थिक जो है कार्यों से कृषि को कोई आपका लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर कम होती गई। औद्योगिक समृद्धि की जो है वो दर में भी स्थिरता आई। यह जो है वो औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण रही। ठीक है, मांग में गिरावट के कारण जो है कई कारण रहे थे। सस्ते आयात या आधारिक जो है वो संरचना में अपर्याप्त आपका निवेश आदि। अर्थव्यवस्था के खुलने से जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा आपका विदेशी जो है विनिमय आपका रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है यूनिट जो है 3 में बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है वो वर्तमान चुनौतियाँ क्या है। तो निर्धनता के बारे में देखते हैं। तो स्पेशली हम लोग सेन जो है वो सूचकांक का संबंध किस जो है वो से संबंधित है, तो ये निर्धनता से संबंधित है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निर्धनता के आकलन की जो है सरकारी विधियों की जो है सीमाओं के कारण अनेक जो है वो विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का जो है वो प्रयोग करने के प्रयास किए। निर्धनता के आकलन हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का जो है वो विकास किया, जिसे सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे वाले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त जो है वो आपका निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो आधारिक जो संरचना का अभाव, मांग का अभाव हो सकता है, अधिक जनसंख्या हो सकती है, निम्न जो है पूंजी निर्माण हो सकता है। तो सभी कथन सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसी भी देश में निर्धनता उस देश की अर्थव्यवस्था में व्याप्त निम्न समस्याओं के कारण भी हो सकती है। निम्न पूंजी निर्माण होता हो तब आधारिक जो है वो संरचना का अभाव हो, मांग का जो है अभाव हो, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव हो, सामाजिक कल्याण और व्यवस्था का अभाव हो। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है युग्मों का जो विचार आपका कीजिए तथा जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आपका जो उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो 1951 से 1956 बताया जा रहा है। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 छियासठ है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 तक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा ये उत्तर होगा। तो यहाँ जो है वो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। 10वीं जो है पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच नहीं है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा युग्म गलत है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि जो है वो स्पेशली क्या थी, तो आपका 2002 से लेकर के 2007 की तक की रही है। ठीक है, याद रखेंगे 5 वर्षों की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो निर्धनता के अनेक जो है आयाम हैं, जिन्हें विभिन्न जो है सूचकों द्वारा पहचाना जा सकता है। इन आयामों को चिन्हित आपका कीजिए। आय और उपभोग का जो है स्तर हो सकता है, सामाजिक राजनीतिक भागीदारी हो सकती है, चिकित्सा एवं जो है शिक्षा का अभाव हो सकता है, जोखिमों के प्रति जो है वो संवेदनशीलता हो सकती है। तो ये सारे जो है वो कथन सही हो जाएंगे, तो डी आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो आयाम क्या है कि सत्य है। भारत जो है में वर्तमान में 2011-12 यानी जो है 21.9% लोग गरीबी रेखा से जो है वो नीचे रह करके निर्धनता का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, यानी स्पेशली ये जो रिपोर्ट तेंदुलकर समिति की अगर बात करें करोड़ में, तो 26.93 करोड़ लोग हैं जिनके पास मूलभूत आवश्यकताओं का बेहद अभाव है। उनके पास ना ही पेट भरने के लिए भोजन है और ना ही जो है रहने के लिए मकान है। उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसा से जो है रक्षा, जोखिमों में जो है वो तीव्रता तथा सामाजिक जो है राजनीतिक भागीदारी से भी वे जो है सभी वंचित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि कौन से कथन सत्य है। यहाँ पे अगले 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है ग्रामीण निर्धन जो है वो भूमिहीन कृषि जो है वो श्रमिक होते हैं, बिल्कुल सही है। शहरी निधन जो है माइग्रेन द्वारा विकसित होते हैं, तो ये जो है माइग्रेशन द्वारा जो है वो विकसित होते हैं, माइग्रेन नहीं है। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्वानों द्वारा जो है ग्रामीण निर्धन की जो है वो पहचान ऐसे वर्ग से की गई है जो प्राय भूमिहीन आपका कृषि श्रमिक होते हैं या छोटी आपका जूत वाले किसान होते हैं। कुछ ऐसे भूमिहीन आपका मजदूर भी हो सकते हैं जो आपका दूसरों की जमीन में काश्तकार की भांति खेती करते हैं, इसलिए पहला कथन सत्य है। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वह वर्ग है जो आपका वैकल्पिक रोजगार एवं निर्वाह की तलाश में जो है शहरों को पलायन करते हैं।
यही जो है स्वनियोजित लोग सड़कों के किनारे, गलियों में एवं जो है रेहड़ी पटरी पर जो है वो सामान बेचते हुए आपका दिखाई पड़ते हैं। इसलिए दूसरा कथन भी जो है वो सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी जी थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्वतंत्रता से पहले भारत में सर्वश्रेष्ठ जो है वो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आपका निर्धनता की अवधारणा पे विचार किया था। इसके साथ ही उन्होंने जेल में कैदियों को दिए गए भोजन का बाजार जो है कीमतों पे मूल्यांकन कर जेल की जो है वो निर्वाह लागत का भी आकलन किया था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कौन सा जो है वो सही युग्म है। चलिए देख लेते हैं। निर्धनता का वर्गीकरण और सामान्य निर्धन को देखेंगे। सदैव सामान्य निर्धन होते हैं, बिल्कुल। ये चिरकालिक जो है निर्धन होते हैं, सदैव सामान्य निर्धन। चक्रीय अनियमित निर्धन जो है अल्पकालिक जो है वो निर्धन होते हैं। कभी जो है निर्धन नहीं होते तो गैर निर्धन नहीं होते। स्पेशली आपका जो है शामिल निर्धन है, तो तीनों कथन क्या हो जाएगा? तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उपयुक्त सभी जो है युग में सम्मिलित है। चिरकालिक जो है वो निर्धन से बात करें, तात्पर्य है अनियमित मजदूर से है, जो या तो आपका सदैव निर्धनता की स्थिति में रहते हैं या वह निर्धन जिनके पास कभी कभी धन आ जाता है। ठीक है, अल्पकालिक निर्धन जो है वो वर्ग में चक्रीय निर्धन या अनियमित निर्धन शामिल है, जो यदा कदा बदनसीबी की जो है वजह से निर्धन होते हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि गैर निर्धन में वे लोग होते हैं जो कभी आपका जो है वो गरीब नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो सत्य है। भारत में निर्धनता जो है रेखा का आंकलन न्यूनतम आपका कैलोरी उपभोग के आधार पे किया गया है। इस जो है वो संबंध में निम्नलिखित पर जो है विचार करना है, सत्य बताना है। प्रति व्यक्ति की जो है वो कार्य के आधार पे ग्रामीण लोगों को प्रतिदिन 24 कैलोरी की जो है वो आवश्यकता होती, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति के कार्य के आधार पर जो है शहरी क्षेत्रों को जो है प्रतिदिन 21 कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन जो है वो सही है। भारत में निर्धनता को मापने के लिए जो अनेक विधियों को अपनाया गया है, इनमें से एक जो है वो विधि न्यूनतम कैलोरी उपभोग के जो है वो मौद्रिक मान का निर्धारण करना भी है। इसमें जो है वो जिसमें ग्रामीण जो है वो गरीबों के लिए उनकी जो है मेहनत के आधार पे प्रतिदिन 24 कैलोरी तथा शहरी जो है गरीबों को उनकी मेहनत के आधार पे 21 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर बात करें हम लोग न्यूनतम आपका कैलोरी उपभोग के आधार पे जो है वो देखें, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो है वो वाई के वाई जो है वो वाई के अलग समिति की जो है रिपोर्ट के आधार पे किया गया है। ठीक है, जो इस समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था, दोनों याद रखेंगे। वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किया गया है और इसने जो है 1979 में जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि व्यक्ति जो है गणना अनुपात जो है वो विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निर्धनता रेखा से नीचे के अनुपात किससे संबंधित है? तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में निर्धनों की संख्या का आकलन जो है निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा आपका किया जाता है। इसे ही जो है वो व्यक्ति गणना अनुपात जो है वो विधि कहते हैं। अगर हम बात करें आगे प्रश्नों में, तो बताया जा रहा है कि भारतीय जन निर्धनता के संदर्भ में विचार करना है। इसके आधिकारिक आंकड़े जो नीति आयोग उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही। एनएसएसओ जो है वो भोग व्यय के आधार पे आंकड़ों का आकलन करता है, तो दोनों सही है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन जो है सत्य है। भारत में निर्धनता के जो है विषय में आधिकारिक आंकड़े पहले योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, परंतु एक जो है वो जनवरी 2015 से योजना आयोग का जो है स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। भारत में जो निर्धनता का आकलन की बात करें, राष्ट्रीय प्रतिदर्श आज जो है सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा जो है उपभोग व्यय के आधार पे किया जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं घटक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्धनता अर्थव्यवस्था में व्याप्त जो विभिन्न समस्याओं के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन से समस्या घटक इसमें शामिल है? तो निम्न जो है पूंजी निर्माण है, मांग का जो है अभाव है, आधारिक संरचना का अभाव, जनसंख्या का दबाव भी है, सार्वजनिक जो है वो कल्याण संबंधी व्यवस्था का अभाव भी है। तो ये आपका जो है वो सारे कथन सत्य हो जाएगा।
बात करें हम लोग डिटेल में तो उपयुक्त सभी जो है घटक इसमें शामिल है। समग्र जो है निर्धनता व्यक्ति के जो है वो निर्धनता का योग होता है। किसी देश की निर्धनता वहाँ की अर्थव्यवस्था में व्याप्त जो है विभिन्न समस्याओं के कारण होती है, जिनमें जो है वो निम्न पूंजी निर्माण आधारित जो है संरचना का अभाव, मांग का जो है अभाव, जनसंख्या का दबाव और जो है सामाजिक कल्याण संबंधी व्यवस्थाओं का अभाव आदि शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 12 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है। तो ऋणग्रस्तता जो है निर्धनता का संपूरक होता है। दूसरा कथन जो है वो आय और परी जो है संपत्ति वितरण निर्धनता आपका हेतु उत्तरदायी होते, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक अनियमित मजदूर निर्धनता से प्रभावित होते हैं, तो तीनों कथन क्या हो जाएगा कि आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। निर्धनता का संबंध जो है रोज़गार से भी है, लेकिन रोज़गार उपलब्धता की जो है पूर्ति होती रहती है, तो ऋणग्रस्तता का सामना नहीं करना पड़ता है। निर्धनता आय और परिसंपत्तियों के वितरण में व्याप्त विषमताओं को बनाए रखने में अपना जो है योगदान देती है। भारत में सर्वाधिक अनियमित मज़दूर निर्धनता से प्रभावित है, ठीक है? अनियमित मजदूर जो है वो निधनता से प्रभावित है, ये रोजगार है। सुरक्षा परिसंपत्ति या वांछित जो है वो कार्य कौशल का अभाव, पर्याप्त निर्वाह अवसर हेतु जो है अधिशेष के अभाव से अनियमित मजदूर ही रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन से कथन सत्य है। हरित क्रांति के संबंध में विचार करना है। इसमें भौगोलिक दूरी कम हुई है, बिल्कुल गलत है। छोटे और बड़े जो है वो किसानों के बीच जो है वो फासला बढ़ा है, बिल्कुल सही है। इसमें कुछ जो है क्षेत्रों में जो है निर्धनता बढ़ी है, तो ये आपका सही है। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में प्रथम बार जो है हरित क्रांति की बात करें तो 1960-70 के दशक में प्रारंभ की गई, जिसमें जो है जिससे भौगोलिक दूरियां आपका अधिक बढ़ गई थी। अतः जो है वो आपका कथन एक असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला कथन में बताया जा रहा है क्या कि इससे जो है वो छोटी जोत वाले किसान तथा बड़ी जोत वाले किसानों के बीच जो है उपज संबंधी फासला आपका क्या हुआ कि काफी बढ़ गया। ठीक है, इस जिसमें जो है वो जिससे असमानता का विकास हुआ। दूसरा कथन सत्य है। हरित क्रांति ने कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी आपका उत्तर प्रदेश को तो धनी बना दिया, परंतु इससे अन्य जो है राज्यों खासतौर से दक्षिणी राज्य में जो है वो आपका निर्धनता अधिक जो है वो उत्पन्न हो गई, ठीक है। इसीलिए तीसरा कथन सत्य है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखने वाले स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में और बताना है। भारत में इन्हें 1990 के दशक के जो है बाद प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इन्हें जो है स्वयं की वस्तुओं को एकत्र कर जो है परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया गया, ये भी सही है। इन्हें बैंकों के माध्यम से भी जो आंशिक वित्तीय जो है वो सहायता प्राप्त होती है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तीसरा जो है यह जो है स्वरोजगार सृजन हेतु आपका ऋण नहीं देते हैं, तो ये गलत है। अब पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत द्वारा जो 1990 में नई जो है आर्थिक नीति अपनाई गई। इससे पहले सरकार द्वारा विभिन्न निर्धनता संबंधी कार्यक्रमों में वित्तीय आपको मदद उपलब्ध कराई गई थी, परंतु 1990 के बाद जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे उद्योगों एवं जो है वो स्वयं के कार्य हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। इसका जो है वो आरंभ की बात करें तो 1990 के दशक के बाद हुआ, इसलिए कथन आपका पहला जो है वो क्या है कि सत्य हो जाएगा। इनको अपनी ही जो है बचत जो है एकत्र करके परस्पर जो है वो उधार देने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए जो है वो कथन दूसरा सत्य है। इन्हें सरकार भी जो है बैंकों के माध्यम से आंशिक वित्तीय जो है सहायता मुहैया कराती है, इसलिए तीसरा कथन सत्य है। ये जो है वो समूह स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए ऋण आपको उपलब्ध कराते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं कौन से जो है वो आपको मिलान सही है करना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि काम के जो है वो बदले अनाज, तो ये स्पेशली भोजन उपलब्ध कराना, ठीक है। और ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम क्या होता है, तो गांव एवं कस्बों में जो है छोटे उद्योगों का सृजन करना, वन हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है रोजगार योजना, तो स्पेशली शिक्षित बेरोजगारों को जो है वित्तीय सहायता देना, तीसरा आपका चौथा नंबर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम जो है शहरी क्षेत्रों में जो है वो रोजगार को जो है वो अधिक सृजन करना है, ठीक है। तो रोजगार का अधिक सृजन करना है, तो 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि
ऑप्शन जो है क्या होगा कि आपका पहला सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो सही मिलान की बात करें, तो काम के बदले अनाज जो है वो कार्यक्रम सभी निर्धन आपका परिवारों को भोजन उपलब्ध कराना। ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में इस जो योजना को मनरेगा में समाहित कर दिया गया है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को। आगे बताया जा रहा है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है गाँवों और छोटे कस्बों में जो है स्वरोजगार का सृजन करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में देखें तो ग्रामीणों और जो है वो शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के जो है परिवारों के शिक्षित बेरोजगार और छोटे उद्यम हेतु हेतु जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। आगे अगर बात करें हम लोग डिटेल सेक्शन में, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण जो है वो रोजगार जो है सृजन कार्यक्रम को मिलाकर के वर्ष 2008 में जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है वो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार आपका अवसरों के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक जो है नया आपका ऋण संबंधी सब्सिडी कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, ठीक है। और ये कब आई थी? तो ये 2008 में आई थी, तो याद रखेंगे दोनों चीज़ों को। अगर हम बात करें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के बारे में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या शहरी जो है वो क्षेत्रों में रोजगार स्वरोजगारों तथा मजदूरी पर जो है वो रोजगार के अधिक जो है वो अवसरों का सृजन करना है। नोट में दिया गया है कि आवास और शहरी गरीबी शमन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पे जो है राष्ट्रीय शहरी आपका आजीविका मिशन का आरंभ किया गया, ठीक है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन यानी DAYNULM के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि कौन सी जो है वो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता आपका निवारण हेतु त्रिआयामी कार्यक्रम अपनाए गए। इसमें से निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल है? तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे पहला जो है कथन बताया जा रहा है कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, समृद्धि आधारित जो है वो रणनीति बिल्कुल सही है। रोजगार संबंधी योजनाओं का विकास करना है, तो तीनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उपयुक्त सभी जो है वो घटक क्या है इसमें शामिल है। भारत ने जो है स्वतंत्र आपका जो है वो स्वतंत्रता बाद निर्धनता निवारण हेतु त्रिआयामी नीति को जो है अपनाया, इस जिसमें जो है वो पहली समृद्धि आधारित रणनीति, जिसकी जो है वो दूसरी रोजगार जो है संबंधी योजनाओं को प्रेरित करने की नीति, तथा तीसरा जो है न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर आधारित थी, जिससे जो है वो बढ़ती हुई निर्धनता पर काबू पाया जा सके, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो निर्धनता के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर में जो है सुधार लाने हेतु कई जो है वो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। निम्नलिखित में से कौन जो है कार्यक्रम इसमें शामिल है? तो ये एकीकृत आपका जो है बाल विकास योजना है। उसके अलावा मध्य अवकाश भोजन योजना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं उपरोक्त सभी जो है कार्यक्रम इसमें जो है वो शामिल है। भारत में निर्धनता निवारण हेतु लोगों को जो है वो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने के लिए अनेक जो है कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें जो है जिससे गरीबों के भोजन और पोषण की स्थिति में सुधार जो है लाया जा सके। इस हेतु कई जो है योजनाएं जैसे एकीकृत बाल विकास योजना, मध्य अवकाश भोजन योजना, सार्वजनिक वितरण आपका व्यवस्था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि इस जो है वो दिशा के लिए जो किए जा रहे प्रयासों में जो है वो शामिल है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ जो है वो नरेगा के संबंध में हम देखने वाले हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। इसे जो है नरेगा को 2005 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का जो है वो आपका रोजगार उपलब्ध कराना है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे जो है मनरेगा आपका कर दिया गया, तो 2005 में ये नरेगा था, 4 साल के बाद इसको मनरेगा नाम दिया गया। इसमें जो है वो आपका ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो सारे कथन सही हो जाएंगे डियर। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं
उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। अगस्त आपका 2005 में संसद में एक विधेयक पारित करके नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आपका जो है गारंटी अधिनियम को अपनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्कों को जो है वो एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का जो है वो रोजगार उपलब्ध कराना है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे जो है वो महात्मा गांधी के नाम पे मनरेगा नाम दिया गया था। इसमें जो है ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों को मुख्य भूमिका जो है वो निगरानी कार्य हेतु है, ठीक है। तो मुख्य जो है वो निगरानी कर सकते पंचायत। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम का जो है लाभ प्राय किस जो है वर्ग को प्राप्त होता है, तो गैर निर्धन वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल को देख लेते हैं। भारत में भूमि और जो है वो परिसंपत्तियों के वितरण संबंधी विषमताओं के कारण प्रत्यक्ष निर्धनता आपका निवारक कार्यक्रम का लाभ प्राय जो है वो गैर निर्धन वर्ग के लोग उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यह जो है वो आपका सरकार और बैंक अधिकारियों द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें जो है वो आपका बात करें तो चेतना परीक्षण का अभाव पाया जाता है। साथ ही जो है वो भ्रष्टाचार, स्थानीय सशक्त वर्गों का दबाव, संसाधनों का दुरुपयोग आदि जो है कारक उत्तरदायी है जो आपका गरीबों तक इस कार्यक्रम का लाभ आपका नहीं पहुंचने देती है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है चैप्टर 5 को देखने वाले डियर और भारत में जो मानव पूंजी का जो है निर्माण, ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे बताना है। अगर हम डिटेल के बारे में देखें तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो कथन भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच जो है सही अंतर स्पष्ट करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक पूंजी जो है निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी के साथ ऐसा नहीं है। मानव पूंजी को बेचा आपका नहीं जा सकता, जबकि भौतिक पूंजी को क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी अन्य जो है वस्तुओं की भांति सदृश होती है, तो वहीं जो है मानव पूंजी अदृश्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी कथन क्या हो जाएंगे, तो सही हो जाएंगे। उपयुक्त सभी जो है कथन सही हो जाएगा, डी सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है, इसीलिए कथन एक सत्य है। भौतिक पूंजी किसी भी जो है अन्य वस्तुओं की भांति जो है दृश्य होती है, उसे किसी भी जो है वस्तु की तरह बाजार में बेचा जा सकता है। मानव पूंजी अदृश्य होती है और ये धारक के जो है शरीर में रची बसी होती है। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास स्किल है तो वो क्या होती है, दिखती नहीं है। आप जब तक काम नहीं करेंगे तो वही मानव पूंजी होती है। बाजार में जो है वो मानव पूंजी की को बेचा नहीं जा सकता है, केवल उसकी सेवाओं के लिए जो है वो बिक्री की जा सकती है। इसीलिए जो है दोनों कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ चलिए देख लेते हैं कौन सा जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य आर्थिक जो है समृद्धि का एक कारक है, बिल्कुल सही है। मानव पूंजी में निवेश के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, तो ये तीनों कथन क्या हो जाएंगे, किसी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश की जो है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। एक शिक्षित व्यक्ति का जो है वो श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा क्या होता है कि अधिक होता है। इसी कारण वह जो है वो अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। इसलिए जो है स्वाभाविक ही है कि किसी जो है शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में आर्थिक समृद्धि में अधिक कहीं अधिक होगा, ठीक है। इसीलिए पहला कथन सत्य है। एक जो है वो एक स्वस्थ है आपका व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित जो है श्रम की पूर्ति कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक जो है समृद्धि का एक जो है वो महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। इसलिए दूसरा कथन भी सत्य है। मानव पूंजी में निवेश विशेषकर जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से जो है विकास की प्रक्रिया तेज होने के का साथ साथ जो है वो देश की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। इसीलिए कथन तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चलिए हम लोग देख लेते हैं मानव विकास से संबंधित कथन सत्य कौन से हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव विकास से संबंधित कौन से कथन सत्य है। मानव विकास इस जो है सिद्धांत पे आधारित है कि शिक्षा स्वास्थ्य जो है मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। मानव विकास के जो है संदर्भ में मानव स्वस्थ स्वयं ही जो है वो साध्य भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो सी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त जो है दोनों कथन सत्य है। मानव विकास इस जो है वो विचार पे आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि आपका व्यक्ति इनमें जो है
इससे पढ़ने लिखने तथा सुदीर्घ जीवन यापन की जो है क्षमता होती है। तभी वह जो है ऐसे अन्य चयन पर जो है वो पाने में सक्षम हो पाता है जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता है। अगर बात करें मानव पूंजी का जो है वो विचार मानव को किसी साधे की प्राप्ति का साधन मानता है, तो वह जो है वो साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मत के अनुसार बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है। अगर इससे उससे जो है वस्तुओं और सेवाओं के जो है वो निर्गमन में वृद्धि ना हो, ठीक है? तो ये क्या है कि निर्गमन में वृद्धि ना हो, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में जो है मानव स्वयं ही साध्य भी है। भले शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में जो है वो निवेश से श्रम की जो है वो आय उत्पादकता में क्या होती है सुधार ना हो, किंतु इनके माध्यम से जो है वो मानव कल्याण का संवर्धन होना चाहिए, ठीक है? तो आपने डिटेल को देखा, यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मानव पूंजी का स्रोत जो है वो क्या हो सकता है। व शिक्षा में निवेश बिल्कुल सही, टीकाकरण, निवारक दवाकरण, स्वच्छ जो है पेयजल की व्यवस्था, कार्य के जो है वो दौरान प्रशिक्षण यानी जो है स्किल जो दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सारे सही हो जाएँगे, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी चलिए देख लेते हैं। शिक्षा में निवेश को मानव जो है पूंजी का एक प्रमुख आपका स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त कार्य के जो है दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन एवं जो है वो सूचना, प्रतिशेती जो है वो आयु विज्ञान जिसको टीकाकरण बोलते हैं, चिकित्सीय आयु विज्ञान तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान और उनके साथ-साथ जो है वो स्वच्छ जल का जो है प्रावधान आदि जो है स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप है। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय जो है वो स्वस्थ आपका जन श्रम बल की जो है वो पूर्ति को बढ़ाता है और इसी कारण यह जो है वो मानव पूंजी निर्माण का आपका जो है प्रमुख स्रोत बन जाता है, ठीक है? आगे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वो कथन आपका जो है वो सही हो सकता है, तो स्पेशली अगर हम बात करें चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में नारी जो है शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो कौन से सही जो है तार्किक कारण हो सकते हैं या हो सकता है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्री एवं बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पे अनुकूल प्रभाव डालती है। शिक्षा से जो है नारी की आर्थिक जो है स्वतंत्रता में सुधार होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा से नारी के सामाजिक स्तर में परिवर्तन हो सकता है, तो तीनों कथन क्या होगा कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नारी शिक्षा को भारत में अभी और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। शिक्षा जो है वो नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार के साथ-साथ जो है प्रजनन दर और जो है वो स्त्री एवं बच्चों की स्वस्थ देखभाल पे अनुकूल प्रभाव डालता है। अतः जो है वो तीनों कथन क्या है कि सही है, ठीक है? यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो में शहर की ओर प्रवासन या पलायन के जो है निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है। तो गाँव में बेरोजगार का उच्च स्तर होने की वजह से शहरों में लोग आते हैं, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर प्रवासन मुक्त जो है गाँवों में बेरोजगारी के उच्च स्तर के कारण हो सकता है। विकल्प में दिए गए अन्य जो है वो दोनों कारण भी ग्रामीण से जो है वो शहर की ओर पलायन या जो है पलायन या प्रवासन के जो है वो जिम्मेदार कारक है, परंतु सर्वप्रमुख नहीं है। कारण तो है, पहला देख लेते हैं, देख लीजिए। गाँव में तकनीक का जो है शिक्षा अभाव, लेकिन आपका जो है सर्वप्रमुख बोला था इसलिए जो है वो बी लिया गया है, ठीक है? तो याद रखेंगे। शहर में रहने-बसने की प्रबल संभावना भी होती है, तो सभी तो सही है, लेकिन आपका बी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व स्तरीय समृद्धि आपका केंद्र यानी ग्लोबल जो है वो ग्लोबल ग्रोथ सेंटर नाम की जो है वो रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा किया गया था? तो ये स्पेशली जो है वो संस्था हमारी जर्मनी का ड्यूश बैंक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विश्व स्तरीय आपका समृद्धि केंद्र नामक रिपोर्ट का प्रकाशन जर्मनी के ड्यूश बैंक द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2020 तक विश्व के 4 जो है वो प्रमुख जो है विकास केंद्रों में से एक बनकर के उभरेगा, ठीक है? अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं, 2024 हो गए हैं। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में जो है वो बताना है कि कौन से विचार करने कथनों पे कौन से सही है। तो भारत में शिक्षा का पिरामिड जो है वो शीर्ष पर नुकीला है। शिक्षित जिस युवाओं को जो बेरोजगारी दर उच्चतम है। आगे बताया जा रहा है कि माध्यमिक एवं उससे अधिक जो है वो शिक्षित युवाओं में जो बेरोजगारी दर अधिक है। तो तीनों कथन क्या है कि यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त तीनों कथन जो है वह सही है। भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, जो दर्शाता है कि उच्चतर
शिक्षा स्तर पे अधिक जो है वो बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक या उससे अधिक जो है वो शिक्षा प्राप्त युवाओं में जो है 2011-12 में बेरोज़गारी दर जो 19% थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। तो 9 नंबर प्रश्न में तो बताना पॉसिबल नहीं है डियर, ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन जो है मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है मानव संसाधन का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना जो है वो सबसे उपयुक्त उदाहरण है, और जो है उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ ही नहीं पाऊंगी। चलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखने का कोशिश कीजिएगा, यही वीडियो को जो है वो अब रोकूंगी मैं। चलिए डिटेल देखते हैं। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी से परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र जो है वो जो है रूपी मानव संसाधनों को आपका अभियंता और डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। मानव संसाधन को मानव पूंजी में जो है परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो है वो स्पेशली ग्रामीण विकास को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।